नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आजकल पॉडकास्ट बनाना चालू किया है। मेरा जो लास्ट पॉडकास्ट जो मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें कैमरे की कुछ गलतियों के कारण जो एक साइड जैसे दो लोग होते हैं ना पॉडकास्ट में, तो जो मेरा वीडियो है वो ठीक से आ नहीं पाया है। और चूँकि पॉडकास्ट रिपीट हो चुका था, रिकॉर्ड हो चुका था, सो मैं अभी जो ये पॉडकास्ट डालने वाला हूँ वो सिर्फ एक साइडेड जो हमारे गेस्ट हैं मेरे मामा डॉक्टर अंजने वर्मा, सिर्फ उनका ही वीडियो आएगा। इसमें मेरे क्वेश्चंस आएंगे पीछे से, बट मैं इस पॉडकास्ट में दिखाई नहीं दूंगा। एंड ये अब चूँकि मैं पॉडकास्ट में नया हूँ थोड़ा सा, तो इस बार एक गलती हो गई, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। बाकी अगली बार ऐसा नहीं होगा। बट ये जो पॉडकास्ट मैं अभी डालने वाला हूँ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट एक साइडेड ही रहेगा। जो मेरे गेस्ट हैं सिर्फ उनका ही वीडियो आपको उसमें दिखाई देगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार एवरीवन। आज हमारा पॉडकास्ट का दूसरा एपिसोड है। आपको याद होगा मैंने पिछले एपिसोड में अपने मामा डॉक्टर अंजने वर्मा को बुलाया था, जो कि एक ईएनटी स्पेशलिस्ट है, ईएनटी सर्जन है। तो अब हम अपना आगे का पॉडकास्ट कंटिन्यू करने वाले हैं ईएनटी के बारे में। आज का हमारा जो एपिसोड है वो रहेगा ईयर के ऊपर। जो ईएनटी में ईयर नोज थ्रोट है उसमें ईयर के ऊपर रहने वाला है। तो अब हम बाकी की बातें मामा से सुनते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजने कुमार वर्मा। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी दिया था। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और मेरा एमबीबीएस लखनऊ से हुआ, उसके बाद एमएस ग्वालियर से 2010 में। उसके बाद मैं चौथराम हॉस्पिटल में 2 साल रहा। फिर मैंने 3 साल सेंट्रल गवर्नमेंट ईएसआईसी में ज्वाइन किया और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर था मैं एक मॉडर्न इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज में। और तब के बाद से अभी ऑलमोस्ट 10-11 साल से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसा कि हमने पिछली बार कुछ मेजर टॉपिक्स डिस्कस किए थे विक्की के साथ, आज ईयर में जो कॉमन चीज़ें हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे कॉमन चीज़ जो मैं सुनने में आती है वो है हियरिंग लॉस, सुनाई देने में कमी। तो हियरिंग लॉस बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक तो साउंड कंडक्शन प्रॉपर अंदर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सुनाई नहीं दे रहा। साउंड कंडक्शन का मतलब जो आवाज़ है अंदर कान तक प्रॉपर जहाँ तक जानी चाहिए नसों तक, वहाँ तक नहीं जा पा रही है। ओके। और दूसरा ये कि वहाँ तक जा तो रही है प्रॉपर, बट वो नस ही कमज़ोर हो गई है जो ब्रेन तक साउंड को ले जा रही है। तो इसे हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। कान का पर्दा का कोई रोल है इसमें? पर्दा को क्या कहते हैं? बिल्कुल, कान टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान के पर्दे को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। कंडक्टिव लॉस जो मैंने वर्ड यूज़ किया वो एक्चुअली कई कारण से हो सकता है। कंडक्टिव लॉस एक तो सबसे बड़ा कारण कि हमारी कान की नली जो हम पिछली बार भी डिस्कस कर रहे थे, ईयर कैनाल, वो ब्लॉक हो गई है किसी वजह से। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है ईयर वैक्स, उससे ब्लॉक है। तो पर्दा ही ढक गया है मैल की वजह से और उसमें साउंड अंदर तक जा ही नहीं पा रही है पर्दे के थ्रू। पहली चीज़। एक सेकंड मामा, अभी आपने कहा था कान के अंदर कोई नस तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। वो नस और पर्दा एक ही चीज है कि अलग है? नहीं, बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। कान को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर। एक्सटर्नल ईयर मतलब होता है इस पिन्ना से, ये वाला जो बाहर में कान दिखता है, इससे लेके पर्दे तक का जो है, इसको एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। पर्दे तक का पूरा प्रॉपर यहाँ से लेके पता भी जो कैनाल जिसको बोलते हो एक्सटर्नल के अंदर आता है? जी। ओके, ठीक है। उसके बाद पर्दे से लेके इनर ईयर तक के भाग को हम मिडिल ईयर बोलते हैं और जो उसके अंदर का पार्ट है उसे इनर ईयर बोलते हैं, जहाँ से हमारी कान की नस और वो सब चीज़ें शुरू होती हैं। ठीक है। तो अब रही बात जो मैं बात कर रहा था कि कंडक्टिव लॉस की, जिसमें कि साउंड कंडक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो उसमें पहला कारण जो मैंने बताया कि आपकी नली ही ब्लॉक हो गई है किसी कारण से, जिसमें सबसे कॉमन है वैक्स। दूसरा, पर्दा जो साउंड कंडक्शन में हेल्पफुल होता है, जो साउंड को अंदर ले जाता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो कहीं डैमेज हो गई है, जिसे हम परफोरेशन बोलते हैं, पर्दे में छेद होना बोलते हैं। पर्दा का काम है आवाज को अंदर लेके जाना। जी, है ना। पर्दे में एक हड्डी फंसी रहती है जिसे हम बोलते हैं मेलियस, उसके बाद होती है इनकस, उसके बाद होती है स्टेपीज। ये 3 बारीक हड्डियां होती हैं जो पर्दे से अंदर साउंड को लेके जाती हैं। दैट इज़ अ वेरी
कॉम्प्लेक्स एंड स्मॉल मैकेनिज्म। तो ये इस तरीके से वाइब्रेशंस होते हैं और ये तीन हड्डियों के थ्रू साउंड अंदर जाता है। तो अगर पर्दे में ही डैमेज हो गया है तो फिर कंडक्टिव लॉस होगा। अब तीसरी चीज़, पर्दा भी ठीक है, इन तीन हड्डियों में कहीं कोई डिसलोकेशन हो गया है या वो हड्डियां फिक्स हो गई हैं। हड्डी फिक्स होने को एक बीमारी में होती है, उसको बोलते हैं ओटोस्क्लेरोसिस, जिसमें स्टेपीज सबसे अंदर वाली सबसे छोटी जो हड्डी है हमारी बॉडी की, स्टेपीज है, वो फिक्स हो जाती है, उसे ओटोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसका साइज क्या होगा स्टेपीज का? स्टेपीज इज ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर। लंबाई में 1 मिलीमीटर, मतलब उसका साइज, मतलब लंबाई की बात कर रहा था। हाँ, लंबाई इज 2 मिलीमीटर ऑलमोस्ट, ओके। और इन विड्थ में अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर। तो ये सबसे छोटी बॉडी, और ये फिक्स हो जाती है, इसे ऑटोस्क्लेरोसिस। तो दूसरा कारण ये हुआ, तीसरा कारण एक्चुअली, एक तो नली ब्लॉक है, या फिर पर्दे में डैमेज है, या ये हड्डियां मूव नहीं कर रही प्रॉपर, फिक्स हो गई हैं ऑटोस्क्लेरोसिस की वजह से, मान लीजिए। चौथा कारण आता है कि हड्डियां भी सही हैं, पर्दा भी ठीक है, बट मिडिल ईयर जो है, जो पर्दे से अंदर के कान के बीच की स्पेस है, उसमें सर्दी जम गई है या कोई ऐसी चीज जम गई है अंदर जो साउंड को अंदर नहीं जाने दे रही है। सर्दी जम गई? सर्दी मीन्स जो कॉमन कोल्ड होता है। कई बार क्या होता है, ये जो सर्दी है, जो भी सिक्रीशंस हैं कान के अंदर के, मिडिल ईयर के, ये एक्चुअली एक नली है, यूस्टेशन ट्यूब, जो कान और नाक के पीछे हिस्से को जोड़ती है। अगर ये नली पेटेंट है तो सारे सिक्रीशंस जो हमारे कान के अंदर के हैं वो वहाँ से उस नली के थ्रू क्लियर होते रहते हैं। पेटेंट मतलब सही है? हाँ, खुली हुई है। हाँ। तो वहाँ से वो धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। अगर सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा, सर्दी मीन्स कॉमन कोल्ड, वो हो रहा है, ये तो उस, या फिर बच्चों के केस में एडिनॉइड्स बढ़े हुए हैं, एडिनॉइड होते हैं नाक के पीछे टॉन्सिल जैसा टिश्यू होता है, उसे एडिनॉइड बोलते हैं। अगर वो बढ़े हुए हैं तो वो नली ब्लॉक होने लगती है, यूस्टेशन ट्यूब, उसका पीछे का हिस्सा, नाक वाला हिस्सा ब्लॉक हो जाएगा। तो ये कान की सर्दी समझ लो या सिक्रीशन समझ लो, जो भी है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे और कान के अंदर जमने लग जाएंगे। तो जो एक एयर स्पेस थी जो साउंड को ले जा सकती थी, वो खत्म हो गई क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड जम गया। तो ये भी एक कारण है कि साउंड कंडक्शन नहीं हो पाता। तो ये कॉमन कारण है जिसकी वजह से कंडक्टिव लॉस होता है। सुनाई देने का जो मैंने एक पार्ट बोला कंडक्टिव लॉस, दूसरा बोला सेंसरी न्यूरल लॉस। सेंसरी न्यूरल लॉस मतलब ये सारे पार्ट ठीक हैं, कहीं कोई कंडक्शन में दिक्कत नहीं है, बट जो अंदर जो नस है हमारी, जो इनर ईयर से लेके ब्रेन तक जा रही है, जो साउंड को ले जा रही है, वही डैमेज हो गई है, कमज़ोर हो गई है किसी कारण से। अब उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें भी हम उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सडन एंड क्रॉनिक। सडन लॉस का एक कारण ये भी हो सकता है कि एकदम से पटाखा फूटा, तो उसकी वजह से भी आपकी नस एकदम से डैमेज हो सकती है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। लोग कहते हैं सडन एकॉस्टिक ट्रॉमा बोलते हैं इसको, जिससे कि ये नस कमजोर हो जाती है। सडन ब्लास्ट के एक्सपोजर में आने से या पटाखे की आवाज के एक्सपोजर से या सडन साउंड से पर्दा भी डैमेज हो सकता है। हाँ, पर्दा फट गया लोग वो नहीं, वो दोनों अलग अलग चीज़ है। पर्दा भी डैमेज हो सकता है, उससे कंडक्टिव लॉस होगा, और वेरी रेयरली ये नस भी कमजोर हो सकती है। पर्दा ठीक है बट नस कमजोर होगी। अच्छा। एकदम से लाउड साउंड से, है ना। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है, अच्छा दूसरे कारण अगर हम बात करें नस कमजोरी होने की, तो डायबिटीज़, विच इज़ अ वेरी कॉमन दीज डेज। तो वो ग्रेजुअली, डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस, जो सारी बॉडी के हर पार्ट की नर्व्स को, नसों को इन्वॉल्व करती है धीरे धीरे। तो उसमें कान की नस भी है, कान की नस भी धीरे धीरे उससे कमज़ोर होने लगती है। और बात करें दूसरे कारणों की, तो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, मेडिसिन ऐसी हैं जो कान की नसों पे इफेक्ट डालती हैं। उसका पूरा एक लिस्ट है, वो अगर हम सर्च करना चाहें इधर इस पॉडकास्ट में बताने बैठेंगे तो इट विल नॉट बी सूटेबल। तो एक लिस्ट है, ओटोटॉक्सिक ड्रग्स कहलाती हैं ऐसी ड्रग्स। ओटोटॉक्सिक, ओटो मीन्स ईयर, टॉक्सिक मीन्स विच आर ट्रीटिंग एज टॉक्सिन्स फॉर ईयर। तो वो ड्रग्स हैं। उसमें अगर इम्पॉर्टेंट ड्रग्स की बात करूँ मैं, तो एंटी मलेरियल्स हैं, कुछ एंटी मलेरियल ड्रग जो मलेरिया के लिए हम लेते हैं। उसमें कुछ सैलिसिलेट्स भी हैं,
जो पेन वगैरह के लिए कुछ हम दवाइयाँ लेते हैं। कुछ बीपी की दवाइयाँ ऐसी हैं, खासतौर से डायूरेटिक्स जो होती हैं, ये भी नसों को अफेक्ट करती हैं। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट ड्रग्स बता रहा हूँ मैं, जो यूजुअली यूज़ की जाती हैं। बाकी बहुत बड़ी लिस्ट है जो हम सर्च करेंगे गूगल पे तो मिल जाएंगे आपको। तो उन ड्रग्स को खासतौर से जिनकी पहले से नस कमज़ोर हुई, उन्हें बड़े ध्यान से इस टाइप की दवाइयाँ लेनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए, दूसरी दवाइयाँ लेना चाहिए। बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं, बहुत लंबे टाइम से ब्लड प्रेशर है, कुछ गोलियाँ चल रही हैं, खासतौर से डायूरेटिक्स, जिसमें मैंने बोला अभी थायराइड डायूरेटिक्स, उनका धीरे धीरे नसों पे इफेक्ट आने लगता है। देन वी सजेस्ट कि तुरंत उस ड्रग को चेंज कर से किसी और ग्रुप में तो ये पेशेंट को पता कैसे चलेगा कि ये ड्रग है जो मुझको नुकसान उनको नहीं पता लगेगा। दे विल कम विद कंप्लेंट ऑफ कि मुझे सुनाई कम दे रहा है, या मुझे कान में कुछ अलग सी आवाज़ आने लगी है, सीटी की आवाज़ आने लगी है या कुछ। देन वी गेट ऑडियोमेट्री रन, जो इसका टेस्ट होता है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री बोलते हैं, वो कराते हैं। उसमें हमें पता लगता है कि यार नस कमज़ोर हो रही है। देन वी आस्क देम इन ए रेट्रोग्रेड मैनर कि आप क्या दवाइयाँ ले रहे हैं, या आपकी शुगर टेस्ट हुई या नहीं हुई। ये सब चीज़ें हम फिर उनसे पूछते हैं। कान में सीटी आने वाली जो प्रॉब्लम है, ये मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को रहती है। काफ़ी लोगों को अभी बढ़ गई है। उसके पहले मैं एक चीज़ पे आऊँगा, जो भी, क्योंकि अभी सेंसरी न्यूरल लॉस ख़त्म नहीं हुआ है पार्ट। सडन सेंसरी न्यूरल लॉस जो मैंने बोला, एक तो ये क्रॉनिक जो धीरे धीरे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की गोली या किसी वजह से हो रहा है। सडन जो एक तो एक्सपोजर की वजह से, सडन लाउड साउंड, सडन एकॉस्टिक ट्रॉमा। दूसरा कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से, एकदम वायरल इन्फेक्शन हुआ, या एकदम कहीं पहाड़ी पे गए थे, केदारनाथ की यात्रा पे गए थे, और एकदम से क्या हुआ कि वो सुनाई देना कम हो गया। फ्लाइट से आ रहे थे, तो बैरोट्रॉमा की वजह से कान बंद होना एक अलग चीज़ है, जिसमें कि जो मैंने बोला यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक होती है, बट नसों पे भी असर आ सकता है इस तरीके से। तो वो अगर हो रहा है, और अगर पेशेंट उसको तुरंत समझ गया है कि नहीं मेरे को यार एकदम से सुनाई देना बंद हो गया, ये कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा, देन इन दैट केस पेशेंट को तुरंत जाके ऑडियोमेट्री करानी चाहिए, या तो ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलें, पहले दिखवाएं कि पर्दा वगैरह, कान का पर्दा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ठीक है, कोई और कारण तो नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो ऑडियोमेट्री तुरंत कराएं। उसमें डिले ना करें कि चलो अभी 1 हफ्ते 10 दिन दवाई देख लेते हैं, या 2 हफ्ते दवाई देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे, फिर टेस्ट कराएंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें सारा खेल जो है वो टाइम का है। अगर नस कमज़ोर हुई है तो हमें एज सून एज पॉसिबल उसको ट्रीट करना है इन एवरी पॉसिबल वे। ट्रीटमेंट में यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉडकास्ट जहाँ हम सारा ट्रीटमेंट डिस्कस करें। नहीं, लेकिन मतलब उसको कैसे ट्रीट किया? ऑपरेशन से, दवाई नहीं, से? ऑपरेशन नहीं होता है इसमें। इसमें सबसे बड़ी जो मैंने बोला कि टाइम जो है दैट इज़ द गोल्डन थिंग। मतलब आप फर्स्ट वीक के अंदर आ गए हैं तो आपकी नस वापस वैसी की वैसे हो सकती है जैसे पहले थी, सुनाई देने की क्षमता वापस वैसी आ सकती है। दवाई से ही होगी? दवाइयों से, दवाइयों में कई तरीके की दवाइयाँ होती हैं, जिसमें कि जैसे मैंने बोला वायरल इन्फेक्शन एक कारण हो सकता है। अगर वो पेशेंट बता रहा है कि नहीं मुझे थोड़ी सर्दी भी हुई थी, या मुझे 1-2 दिन बुखार आया था, उसके बाद एकदम से ऐसा हुआ है, या मैं ऐसे ठंडे जगह गया था उसके बाद ऐसा हुआ है, देन वी शुड कंसिडर कि हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं कुछ वायरल एलिमेंट है, तो हम उसमें एक एंटीवायरल देते हैं। दूसरी चीज़, कुछ न्यूरो प्रोटेक्टर ड्रग्स या नर्व एनहांसमेंट ड्रग्स होती हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स होता है, जिंको बाइलोबा हुआ या विटामिन B12 हुआ, ये सारी चीज़ें देते हैं, इनके कॉम्बिनेशन ड्रग्स आते हैं। तीसरी चीज़ होती है, ये मानते हुए कि अगर वो नस डैमेज हुई है तो नस मीन्स, अब मैं यहाँ पर नस एक कॉमन वर्ड है जो आम भाषा में यूज़ करते हैं, नर्व इज़ विच इज़ कंडक्टिंग दैट साउंड, और नसें जो हैं वो ब्लड वेसल्स के लिए बोलते हैं, है ना। तो अगर हम मेडिकली बोलें तो दोनों अलग अलग चीज़ें, नर्व एंड ब्लड वेसल। तो नर्व वीक हुई है, दैट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं ये रोल है कि उसकी जो सप्लाइंग ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो रही हैं, इसलिए उसको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। तो ये मानते हुए हम उस ब्लड वेसल्स को खोलने के लिए कई बार इकोस्प्रिन भी देते हैं कि वो चोकिंग जो हो रही है वो हम उसको खोल दें। इकोस्प्रिन ब्लड थिन करने के लिए यूज होता है, हाँ, है ना, वो भी देते हैं। उसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसी आती हैं जो उस लोकल एरिया की ब्लड सप्लाई को बढ़ाती हैं, जिसमें कॉग्निक्स प्लस है, कॉम्प्लामिना रिटार्ड है, ट्रेंटाल है, इस टाइप की कुछ ड्रग्स आती हैं जो उसके ब्लड सप्लाई बढ़ाती हैं। ये सब तो हुए चीज़ें जो
एडिटिव है। अब हम बात करें कि मेजर ड्रग जो देनी चाहिए दैट इज स्टीरॉयड। डेफिनेटली स्टीरॉयड्स शुड नॉट बी यूज्ड एवरीवेयर, बट दिस इज अ थिंग, दिस इज अ डिजीज जहाँ पर स्टीरॉयड देना ही है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा काम करेंगे, ईदर इन ओरल फॉर्म और इन आईवी फॉर्म और इवन इंट्राटिम्पैनिक, मीन्स पर्दे के थ्रू इंजेक्शन लगाते हैं स्टीरॉयड्स के, ताकि हम डायरेक्टली वहाँ पर स्टीरॉयड ड्रग पहुँचा सकें। पर्दे के अंदर से जाता है इंजेक्शन जी, माइक्रोस्कोप से देखते हुए, और उसमें सबसे फाइन निडल लेते हुए हम स्टीरॉयड के इंजेक्शंस डेकाड्रॉन वगैरह लेते हैं, उसको डायरेक्ट पुश करते हैं पर्दे के अंदर। क्यों? क्योंकि वहीं पर दो विंडोज होती हैं, एक ओवल विंडो एक राउंड विंडो, उसके थ्रू वो एब्जॉर्ब होता है स्टीरॉयड और डायरेक्ट इनर ईयर में जाता है जहाँ से वो नस जा रही है। तो आइडिया इज टू गिव द मैक्सिमम थेरापेटिक इफेक्ट, क्योंकि हम ओरल देंगे या आईवी देंगे तो वो इनडायरेक्टली जा रहा है। इसके अलावा साथ में आईवी सॉल्यूमेड्रॉल देते हैं, जो वो भी स्टीरॉयड है, आईवी फॉर्म में देते हैं। उसका भी एक फिक्स डोज होता है, फिक्स टाइम में देना होता है। एक नई चीज़ जो आज के डेट में है उसे बोलते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। हाइपरबैरिक मीन्स, हाइपर पता है आपको ज़्यादा, बैरिक मीन्स प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन चैम्बर में पेशेंट को लिटा के हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन दी जाती है। आइडिया इज जो डेड सेल्स हैं इनर ईयर के, जिसकी वजह से सुनाई देना कम हो रहा है, उनको रिवाइव किया जा सके। कान में डालते हैं वो हवा? कान में नहीं डालते हैं, पेशेंट को चैम्बर में बिठाया जाता है या लेटाया जाता है हाई प्रेशर ऑक्सीजन चैम्बर में, नॉर्मल भाषा में समझें तो ये है उसका आइडिया। तो ये सारी चीज़ें देनी चाहिए और जल्दी से जल्दी देनी चाहिए, तब ही वो चांसेस ऑफ रिकवरी होंगे। अगर यही पेशेंट सोचे कि नहीं मैंने 15 दिन निकाल दिए या 1 महीना निकाल दिया है, तो वो जो नर्व डैमेज है वो परमानेंट होता जा रहा है, वो इरिवर्सिबल होता जा रहा है। तब चांसेस कम होते जाएंगे। जो आपके फर्स्ट वीक में चांसेस 80 to 90% थे ठीक होने के, वो आप 1 महीने बाद अगर आ पा रहे हैं तो जस्ट 10 to 20% चांस है कि ठीक होंगे, और 1 महीने बाद तो वो भी नहीं। तो ये चीज़ ज़रूर है कि अगर ज़रा भी लग रहा है किसी को कि नहीं मेरे को किसी कारण से एकदम से सुनाई देना बंद हुआ है, तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी बोलता हूँ, या और भी वीडियोस में बोला है मैंने, कि तुरंत दिखा लें। और एक ऑडियोमेट्री कराना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इट जस्ट कॉस्ट 500 रुपीज़। ज़िंदगी भर के बहरेपन के से बहुत अच्छा है कि हम एक 500 रुपये की जांच करा के पता कर लेंगे हमारे सुनाई देने में कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑडियोमेट्री में मामा क्या किया जाता है? मतलब अगर मैं बताना चाहूँ हमारी ऑडियंस को, ऑडियोमेट्री में क्या होता है वहाँ पे टेस्ट में? ऑडियोमेट्री में एक हेडफोन लगा के आपको एक क्लोज्ड चैम्बर में, एयर टाइट चैम्बर, साउंड प्रूफ चैम्बर, एयर टाइट कहना गलत है सॉरी, साउंड प्रूफ चैम्बर में बैठाया जाता है और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में साउंड्स भेजे जाते हैं। उस फ्रीक्वेंसी पेशेंट को बोला जाता है जब वो साउंड सुनाई दे तो ही हैज़ टू लिफ्ट हिज फिंगर, जैसे राइट में आ रहा है तो राइट हाथ की फिंगर ऊपर करे, लेफ्ट में आ रहा तो लेफ्ट की करे। देखते हैं किस किस फ्रीक्वेंसी में कितना साउंड वो सुन पा रहा है, किस में नहीं सुन पा रहा, उस हिसाब से एक पूरा ग्राफ तैयार होगा। मतलब इसमें कुछ वो नहीं, इट इज नॉट ए इन्वेजिव प्रोसीजर। ओके, मतलब इट इज अ वेरी, कोई वो पेन वेन वाला कोई system पेन है नहीं, इसमें? कुछ पेन नहीं। और जस्ट लाइक यूर, आपको धुंधला दिखाई देता है, आप चश्मा के लिए हाँ। आई टेस्ट कराने जाते हैं, ऐसे ही ईयर के लिए ऑडियोमेट्री करानी चाहिए। मामा मेरा एक ये सवाल है, अभी हम बात कर रहे थे, आपने वहाँ पे बोला कि जब फ्लाइट में जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, नर्व की बात करें, बट हम यूजुअली भी जब भी ये मेरे हिसाब से सबके साथ होता है कि जब हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं और उसका ऑल्टीट्यूड जब चेंज होता है फ्लाइट का, चाहे वो टेक ऑफ कर रही हो चाहे वो लैंड कर रही हो, मैक्सिमम लैंडिंग के टाइम पे कान बंद हो जाते हैं। आदमी जब हिली एरियाज पे ट्रैवल कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन में जब वो ऊपर जा रहा होता है, वहाँ पे भी उसके कान बंद होते हैं। कान बंद मतलब बीच बीच में वो क्या चीज़ होती है, क्यों होती है, उसको रोकने का कोई तरीका है? क्या वो सीरियस है या ऐसी आलतू फालतू मतलब? हाँ, वो सारा खेल यूस्टेशन ट्यूब का है और प्रेशर चेंजेस का है। जैसे जैसे प्रेशर चेंजेस होते हैं, यूस्टेशन ट्यूब कंपनसेट करने की कोशिश करती है। यूस्टेशन ट्यूब इज अ थिंग जो आपके कान के प्रेशर को मेंटेन करती है वाया नोज। यहाँ से जो आप ब्रीथ करते हैं, जो वेंटिलेशन, उससे वेंटिलेशन आपके कान का मेंटेन करती है। बट जब सडन ड्रॉप हो रहा होता है या सडन, तो वो एकदम से कंपनसेट नहीं कर पाती, तो वो जो आपको एकदम से ब्लॉकेज लगने लगता है या पॉपिंग सेंसेशन आता है, वो सब उस वजह से होता है। तो ख़ास तौर से जब आप फ्लाइट ले रहे हैं या ऐसे
हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जा रहे हैं, तो उस टाइम आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी सर्दी है तो मेक श्योर कि उसको आप ठीक कर लें, क्योंकि जो प्रॉब्लम पहले होनी ही है, सबको ही होनी, वो आपको और ज़्यादा होगी और इट कैन लीड टू सीवियर ओटाइटिस मीडिया, मतलब कान के इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकती है। तो उसके लिए आपको कोई भी डिकंजेस्टेंट्स लाइक नोज ड्रॉप्स या सिनारेस टाइप की कोई टैबलेट्स जिसमें कि ओरल डिकंजेस्टेंट्स हैं, वो लेना चाहिए पहले से कम 2 दिन पहले अगर आप फ्लाइट ले रहे हैं। और मैं इवन नोज ड्रॉप भी सजेस्ट करता हूँ अगर आप फ्लाइट लें। कई बार आते हैं पेशेंट के साथ 2 दिन बाद फ्लाइट है, हम जा सकते हैं, तो हम उनको स्पेशली ये सब बोलते हैं। दूसरी चीज़ एक हेल्प करती है, परसिस्टेंटली आप च्यूइंग गम्स लें या छोटे छोटे सिप्स लेते रहें, तो ये यूस्टेशन ट्यूब को खुला रखने में हेल्प करती है। जो परसिस्टेंट सॉलोइंग मूवमेंट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं। कभी कभी वॉल्सल्वा करना चाहिए। वॉल्सल्वा इज नाक बंद करके जोर से मुंह फुला के कान की तरफ प्रेशर लगाना। ये वो जो अभी आप ट्यूब बोल रहे थे उसी से रिलेटेड है? ये उसको खोलती है, वहां से प्रेशर जाता है कान में। तो ये सारा खेल यूस्टेशन ट्यूब से जुड़ा हुआ है। नाक को और मुंह को बंद करके जोर से बाहर की तरफ हवा फेंकना, बट मुंह बंद रहेगा। मुंह बंद रहेगा, बहुत जोर से नहीं। ये मैं अपने पेशेंट को तो बहुत जोर, इतना जोर से नहीं कि आपने पर्दा ही डैमेज कर दिया। अच्छा। प्रेशर शुड बी मॉडरेट, नॉट वेरी लो। वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जब अगर ये पेन दे रहा है आपके कान में, दैट मीन्स आप बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हो। ओके। उतना नहीं करना है। नहीं, उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा, मैंने ट्राई किया, वो मुंह ही खुल जाता है। नाक बंद करके जितनी जोर से फूंक मारोगे तो मुंह खुल जाएगा, तो वो मुंह बंद रहता ही नहीं। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, फ्लाइट में सबसे ज्यादा होती है, कान दर्द करने लगते हैं। कान बंद हुआ, वो मेरे हिसाब से बहुत ही कॉमन चीज है, बट कुछ लोगों के कान भी दर्द होते हैं। और वो जो पेन होता है, मेरे को 1-2 बार हुआ है, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा होता है। मतलब एकदम पिंचिंग पेन होता है इस एरिया में। वो क्यों होता है और क्या है? वही है जो मैं भी आपको बोल रहा हूँ। आप डेफिनेटली स्नोरिंग भी आपको होती होगी ज़्यादा, है ना? तो मतलब ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पता है आप मतलब वी आर रिलेशन, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मुझे, क्योंकि ये यूजुअली उन्हीं को है जिनको ये टेंडेंसी है कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज वाली, नोज ब्लॉक होने वाली, स्नोरिंग वाली, उनको इतना सीवियर ब्लॉकेज होगा कि दैट विल लीड टू पेन। अदरवाइज जो नॉर्मल लोग हैं उनको पेनफुल ब्लॉकेज नहीं होगा। ब्लॉकेज सबको होता है, पॉपिंग सबको होती है, मतलब ऑलमोस्ट 90% लोगों को, है ना? बट चूंकि ये हमारा सिस्टम ऑलरेडी ब्लॉक्ड है जिनका, इसलिए मैंने बोला कि ऐसे लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम्स इस टाइप की रिलेटेड हैं, उनको प्रोफाइलेक्टिकली कुछ मेडिसिन 1-2 दिन पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि ये सब चीज़ें ईयर में इफेक्ट ना करे ज़्यादा। क्योंकि जैसे इसको ASOM बोलते हैं, जो आप अभी बोल रहे हैं, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जो नोज से कान तक ट्रेवल कर रहा है और कान में पेन दे रहा है, कान के पर्दे में सूजन आ जा रही है, कभी कभी थोड़ा बहुत डिस्चार्ज भी आ जा रहा है, लाइक पस डिस्चार्ज और वाटरी डिस्चार्ज, दिस इज कॉल्ड ASOM। और वही चीज़ जब लंबे टाइम रिपीटेड होती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी उसमें होते हैं और पर्दा फट गया लगातार होने से, तो उसको CSM बोलते हैं, क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। पहले जो बोला दैट वाज एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, बट ये रिकरेंस, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये आपका अल्टीमेटली इट लीड्स टू क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, जिसमें कि परफोरेशन, पर्दा ही फट जाता है। और पर्दा अगर डिजीज़ की वजह से फटा है, ये भी एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, डिजीज़ मीन्स क्रॉनिक CSOM की वजह से फटा है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि अपने आप हील होगा। और यही पर्दा अगर किसी चोट की वजह से फटा है, कि किसी ने हाथ मार दिया आपको लड़ाई में या दोस्ती यारी में, कभी भी ऐसा हो जाता है, या आपने ईयरबड्स डाल रहे थे, किसी का हाथ लग गया और वो अंदर चला गया, तो जितने भी ट्रॉमेटिक परफोरेशन हैं उसमें मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि डोंट पैनिक, गिव अ टाइम ऑफ एटलीस्ट 3 months। मोस्ट ऑफ द ट्रॉमेटिक परफोरेशन विल हील, इवन द लार्जर। घुस गया मीन्स रह नहीं गया होगा अंदर ना, नहीं, हाँ ऑब्वियसली, मतलब घुसा और परफोरेट करके आपने बाहर हो गया। हाँ। और अगर आपने उस कान को ड्राई रखा है का मतलब पानी नहीं जाने देना है जिस कान में छेद है, ट्रॉमेटिक परफोरेशन जिसमें हुआ है,
दूसरा, सर्दी अगर हो तो उसको तुरंत इलाज कर लेना है, क्योंकि अगर सर्दी लंबे टाइम हुई तो मैंने क्या जैसे अभी बताया कि वो यूस्ट्रेशन ट्यूब के थ्रू अगर इन्फेक्शन यहाँ आ गया और यहाँ से पस आने लग गया एक बार, देन द चांसेस ऑफ हीलिंग विल डिक्रीज। तो अगर आपने ये 2 चीज़ों का ध्यान रखा है कि बाहर से पानी ना जाए और सर्दी को आपने तुरंत कंट्रोल कर लिया है, जिसने कान पे असर नहीं डाला और ये सूखा रहा है कान, तो ऑलमोस्ट मेरे जितने पेशेंट्स होते हैं जिनको मैं बोलता हूँ उसमें से ऑलमोस्ट 80-90% हील अप हो जाते हैं। बहुत रेयर मैंने ट्रोमेटिक परफोरेशन ऑपरेट किए होंगे, किसी और के पास चले जाते हो पैनिक में और वो कोई ऑपरेट करता हो तो अलग बात है, बट माई पॉलिसी इज गिव मैक्सिमम टाइम ऑफ 3 months एटलीस्ट और हील हो जाते हैं, तो उसमें पैनिक नहीं होगा। CSOM में भी मैं 2 चीज़ बताऊंगा क्योंकि हम ईयर की ही बात कर रहे हैं। CSOM में एक तो मैंने बोला कि पर्दे में छेद हो गया, इधर प्राइमरीली ईयर डिजीज की वजह से या जो सेकेंडरी जो नोज से रिलेटेड इन्फेक्शन हुई, वो एक बड़ा टॉपिक है जो मेडिकली हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, बट दोनों वजह से हो सकता है कि नोज में आपको प्राइमरी डिजीज नोज में है बट उसकी वजह से कान पे असर आया है और वो अल्टीमेटली परफोरेट हो गया है। कितना भी बड़ा परफोरेशन है, बट इफ इट इज नॉट इन्वॉल्विंग योर बोन, कान के पीछे की हड्डी को मेस्टोइड बोलते हैं, अगर इसमें इन्फेक्शन नहीं जा रहा है, कोई मीन्स ब्लडी डिस्चार्ज नहीं है, केवल सिंपल पस आता है और वो भी खास तौर से सीज़न बदलने पे या आपको सर्दी, जैसे मैंने बोला सर्दी हो गई, नाक बह रही है तो कान से डिस्चार्ज शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा पस आ रहा है बट स्मेल नहीं है, इट इज़ कॉल्ड एज सेफ CSOM। स्मेल नहीं है मतलब गंदी बदबू नहीं आ रही है, अच्छा, पस आ रहा है बट देर इज़ नो फाउल स्मेल इन दैट। ठीक है, कितना भी पस आएगा, गाढ़ा येलोइश पस पूरा आएगा बट स्मेल नहीं आएगी, इसे इट इज़ कॉल्ड सेफ CSOM। और अगर पेशेंट ने बोला है कि कान से पस आता है, कभी कभार आता है, थोड़ा बहुत आता है, स्मेल का आता है, कभी कभी ब्लड मिक्स भी होता है, बदबू जहाँ उसने बोला है, तो ऑलमोस्ट 80% इट इज़ अनसेफ CSOM। अनसेफ CSOM का मतलब होता है कि जब ये पीछे मेस्टोइड में सड़न शुरू हो गई है, हड्डी में, पीछे कान की हड्डी ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल उसी की वजह से ही स्मेल आती है, कभी कभार ग्रैनुलेशंस बनने लगते हैं सेफ CSOM में भी, उससे भी आ सकती है, बट दैट इज़ वेरी रेयर कि सेफ CSOM में ग्रैनुलेशन बनेंगे उससे स्मेल। ग्रैनुलेशन मतलब जो मस्से टाइप के कान के अंदर है ना, तो वो बहुत रेयर है सेफ CSOM में। तो ये एक मतलब अगर पेशेंट ने बोला है देन यू शुड नॉट टेक इट लाइटली, उसको आपको प्रॉपर वर्कअप कराना चाहिए। और इसमें एक क्लासिकल डिफरेंस भी मिलता है कि ये जैसे मैंने बोला कि सेफ CSOM में अगर पर्दे में छेद होगा तो वो नीचे के, जैसे हम ये पर्दा है पूरा, इसको अगर हम ऐसे डिवाइड कर दें अपर 1/3 और लोअर 2/3 में, इधर के नीचे का जो भी परफोरेशन होगा वो सेफ CSOM में इसके नीचे होगा, छेद पर्दे में, है ना, दिस इज सेफ CSOM। अगर इसके ऊपर बीमारी है या कोई मान लो कोई रिट्रैक्शन पॉकेट है या पर्दे में छेद है इसके ऊपर वाले में, तो ये क्योंकि हड्डी यहीं से पीछे कनेक्टेड है तो ये मोस्टली हड्डी को भी इफेक्ट कर रहा होगा। तो सेफ अनसेफ में ये फ़र्क है कि इसके नीचे वाले जो हैं ये सेफ CSOM में आते हैं जो परफोरेशन है, और इसके ऊपर वाले जो परफोरेशन है वो अनसेफ की तरफ जाते हैं यूजुअली। ये अभी आपने जो दिखाया ये पर्दा है, राइट? हाँ। एक्चुअल में पर्दे का साइज कितना होता है? एक्चुअल में पर्दे का साइज होता है ऑलमोस्ट 7 to 8 mm by 6 mm। मतलब इतना राइट? इतना छोटा 7 mm? 9 mm लेंथ एंड 6 to 7 mm विड्थ। ओके, वो क्या स्ट्रेचेबल भी होता है? स्ट्रेचेबल से क्या कहना पूछना चाहते हो आप? नहीं मतलब वो दिखता कैसा, पर्दा दिखता कैसा कान का? अगर हेल्दी पर्दे की बात करें तो इट शुड बी शाइनी। सबसे पहली चीज़, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो डल ओपेक एकदम वाइट जैसा पर्दा हो जाता है, बट अगर नॉर्मल पर्दे की बात करें तो पर्दा शाइनी होना चाहिए। एक आगे के हिस्से में एक कोन ऑफ लाइट बनती है, उसमें पर्दे के आगे के हिस्से में नीचे एक कोन ऑफ लाइट बनती है, दैट इज़ क्लासिकल साइन ऑफ ए हेल्दी TM। हेल्दी पर्दे की एक क्लासिकल साइन होता है। इस पर्दे में एक
अगर आपको मैं ऑटोस्कोपिक पिक्चर दिखाऊं तो इसी पर्दे में एक हड्डी फंसी रहती है, जो मैंने अभी शुरू में बताया था, उसको मेलियस बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हमको दिखती हैं। तो इट शुड बी ब्राइट, शाइनी विद अ प्रॉपर हैंडल ऑफ मेलियस, है ना। और मतलब और लुक में क्या मैं आपको इसमें डिस्क्राइब करूं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं समझा नहीं। अरे मतलब हाँ, वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड है। अब और नीचे का जो पार्ट मतलब उसका कलर क्या है, ओरिजिनल कलर क्या है, टेक्सचर क्या है? टेक्सचर इट इज एक्चुअली ट्रिपल लेयर्ड मेम्ब्रेन, 3 लेयर से मिलके बनता है पर्दा, है ना। बट वो सब आई डोंट थिंक किसी के हेल्प की चीजें हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए, बॉडी का कोई भी पार्ट जो होता है ना, हम उसको नॉर्मल बोलते हैं पार्ट। बट जब हम इसकी बात, इसको ईयर ड्रम भी कुछ लोग बोलते हैं शायद, जब हम इसकी बात करते हैं इसको हम बोलते हैं पर्दा। एंड ऑब्वियसली मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, पता नहीं मेरे साथ सबके साथ हुआ होगा, जब पहली बार कोई सुनता है या तो पर्दे का मतलब सामने वाले को यही लगता है कि कान में ऐसा कोई पर्दा होगा जो फट गया होगा या उसमें कोई दिक्कत होगी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो ऐसा दिखता है या किसी और कुछ और तरीके से वैसा दिखता है? नहीं, दैट इज जस्ट अ मेम्ब्रेन, ग्लिसनिंग वाइट मेम्ब्रेन। वाइट भी कहना गलत है, एक ट्रांसपेरेंसी मेम्ब्रेन है विद ए शाइन, और एंटीरियरली आपको एक अलग कोन दिखती है लाइट की, है ना। अगर वो कोन ऑफ लाइट खत्म हो रही है, इसका मतलब कि पर्दे में कहीं ना कहीं नॉर्मल जो नॉर्मैलिटी है वो नहीं है। मतलब वो पर्दा अंदर या तो चिपक रहा है ना, या और चिपक क्यों रहा है, फिर वही घूम फिर के पिक्चर, वो जो हड्डी गायब हो रही है। नहीं, चिपक क्यों रहा है, क्योंकि प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा अंदर का, मिडिल ईयर प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा ड्यू टू सम यूस्टेशन ट्यूब प्रॉब्लम। तो वो धीरे धीरे पर्दा अंदर रिट्रैक्ट होने लगता है और वो कोन ऑफ लाइट जाने लगती है। ठीक है, अब चूंकि आप पर्दे पे बहुत डिस्कस कर रहे हो, तो उसमें नीचे वाला पार्ट जो मैंने बताया था, अपर 2/3 इसको बोलते हैं पार्स फ्लैसिडा, और नीचे वाले को नीचे 2/3 को बोलते हैं पार्स टेंसा, बिकॉज दिस इज, ये बहुत टेंस अडेयर्ड रहता है अपने मार्जिन्स में, और ये थोड़ा सा लूजली अटैच्ड होता है ऊपर वाला पार्ट, उसे पार्स फ्लैसिडा बोलते हैं। पार्स फ्लैसिडा में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अनसेफ सीएसओएम। पार्स टेंसा में अगर हो रही है, दैट इज सेफ सीएसओएम। मतलब इन अ ब्रॉड वे, मतलब वो ठीक किया जा सकता है। ठीक दोनों किए जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, बट अगर सेफ सीएसओएम है तो डेफिनेटली देयर इज नो इमरजेंसी फॉर सर्जरी, बट इफ इट इज अनसेफ सीएसओएम तो देन डेफिनेटली इट शुड बी ऑपरेटेड एज सून एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उस हड्डी के जस्ट ऊपर, इस हड्डी के ऊपर क्या है, दिस इज ब्रेन, इसके पीछे एक साइनस आता है जिसे हम सिग्मॉइड साइनस बोलते हैं, तो इसके जस्ट आगे आती है फेशियल नर्व, जो हमारे चेहरे को, पूरे एक तरफ के चेहरे को सप्लाई करती है। तो अगर हम उस बीमारी को ऐसे ही छोड़ देंगे और वो हड्डी गला रही है, तो गलाते गलाते या तो वो ब्रेन में जाएगी, या ये पीछे सिग्मॉइड साइनस को इन्वॉल्व करेगी, या आगे जो फेशियल नर्व है उसको इन्वॉल्व, जो कई बार चेहरे का लकवा। हाँ, हड्डी गलाना मतलब लिटरली हड्डी गायब होने लगती है। हाँ, डैमेज होने लगती है ना, वो हड्डी पे प्रेशर डालते डालते हड्डी को पूरा नेक्रोज कर रहा है। आज ही एक पेशेंट मैंने किया है, एंड इट वाज अ लार्ज कोलेस्टेटोमा सैक। दिन में एक सर्जरी थी, जो यूजुअली अब इतने मिलते नहीं है, पूरा मेस्टोइड कैविटी भरी हुई है अगर मैं कोलेस्टेटोमा सैक से, तो वो क्योंकि अब आजकल पेशेंट अवेयर ज़्यादा है, तो इतने बड़े कोलेस्टेटोमा सैक यूजुअली नहीं मिलते। ये पहले मिला करते थे जब पेशेंट को लगता था कि यार कान की सर्जरी, कोई सर्जरी होती है कर लेगी, बट नाउ डेज थिंग्स हैव चेंज्ड। अब लोग अवेयर हैं, जरा भी एक बार डिस्चार्ज आ रहा है तो आते हैं दिखाने। पहले लोगों को लगता था यार जैसे सर्दी नाक से आ रही है, नाक बह रही है, कान भी बह रहा है, बट अब ऐसा नहीं है, अब लोग अवेयर हैं। तो इसलिए आई वॉज सरप्राइज टू सी कि आज भी बहुत बड़ा कोलेस्टेटोमा सैक के संग, एंड यंग लेडी मीन्स ऑलमोस्ट 32 ईयर्स। तो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ों में, कि अगर टाइमली हमने कर दिया है तो ऑपरेट ही करना है, ऑब्वियसली दोनों में ही, सीएसओएम में भी, और बस सीएसओएम में इमरजेंसी नहीं, अर्जेंसी नहीं है, कभी भी करा सकते हैं, इसमें हमें जल्दी से जल्दी करना है। कान के बारे में तो मेरे हिसाब से बेसिक नॉलेज कुछ ना कुछ तो मिल ही गई है। मैं अब
आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सर्जरी करते हो डेली बेसिस पे, मेरे को आप ये बताओ सबसे कॉमन सर्जरी आपके पास क्या आती है, उसका रीज़न क्या होता है और उससे कैसे, मतलब उस सर्जरी से लोग कैसे बच सकते हैं कि उस मुकाम तक ही ना पहुंचे, उसके पहले आदमी ठीक हो सके खुद ही, चाहे दवाई से या प्रिकॉशन से। सबसे कॉमन जो आपने पूछा कान की सर्जरी टिम्पेनोप्लास्टीज होती हैं, पर्दे में जो छेद है उसकी जो सर्जरी होती है उसे टिम्पेनोप्लास्टी बोलते हैं। उसमें मैंने दोनों चीज़ें पहले ही बता दी हैं आपको कि अगर ये चोट की वजह से है तो हमें जल्दी नहीं करना है, पूरा टाइम देना चाहिए, कम से कम 3 महीने का। ऑलमोस्ट 80-90% वो हील हो जाते हैं। 10% पेशेंट्स ऐसे शायद बचते होंगे जो हील अप नहीं हो पाते किसी वजह से, वो भी कहीं ना कहीं कारण होता है कि उन्होंने प्रॉपर केयर नहीं कर पाए या बीच में इन्फेक्शन आ गया, कान में पस आने लग गया तो वो हीलिंग रुक गई, अदरवाइज दे हील अप। CSOM में भी मैंने दोनों बताया भी आपको कि सेफ एंड अनसेफ। डेफिनेटली सेफ CSOM के केसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अनसेफ CSOM, बट अनसेफ में डिले नहीं करना है, उसको जल्दी से जल्दी करना ही चाहिए। सेफ में हम टाइम दे सकते हैं, अगर पेशेंट कई बार आते हैं यंग हैं और उनको बोला कि नहीं सर अभी हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते और थोड़ा और वेट करना चाहते हैं, तो देयर इज़ नो डेडलाइन। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं अब तो हील होगा ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ऑलवेज देयर इज अ चांस, स्टिल बहुत कम चांस है, बट देयर इज ऐसा 0 चांस नहीं है कि वो अपने आप हील हो ही नहीं सकते। ठीक है, अगर वो वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन सर्जरी की आप बात करोगे तो टिम्पेनोप्लास्टी है। उसके साथ में मेस्टॉइड में अगर प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बोला हड्डी गलाने वाले, उसे कोलेस्टेटोमा बोलते हैं, जो सैक जो हड्डी गलाता है जो बीमारी, उसको कोलेस्टेटोमा बोलते हैं उस बीमारी। तो वो है अगर, तो उसके साथ में मेस्टॉइड सर्जरी करनी है, मेस्टॉइडेक्टमी बोलते हैं उसको। तो मतलब मेस्टॉइडेक्टमी में टिम्पेनोप्लास्टी तो करनी है। टिम्पेनोप्लास्टी का मतलब होता है अगर पर्दे में कोई छेद है या जो ऑसिकल्स हैं, जो अंदर की हड्डियाँ हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम है, उनको अगर हम ठीक कर रहे हैं तो उसे कंबाइंडली हम टिम्पेनोप्लास्टी बोलते हैं। केवल पर्दे को अगर ठीक कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं मायरिंगोप्लास्टी। ठीक है, तो मेस्टॉइड अगर कर रहे हैं तो उसमें टिम्पेनोप्लास्टी तो करनी ही करनी है हमें, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है कि मेस्टॉइड में ही प्रॉब्लम है और पर्दा ठीक है। ऑब्वियसली इतनी बात जो मैंने बताई इससे आप भी समझ रहे होंगे। तो टिम्पेनोप्लास्टी विद मेस्टॉइड ही करना है, और मेस्टॉइड अगर ठीक है तो केवल टिम्पेनोप्लास्टी से काम आता है, हो जाता है। ये सबसे कॉमन सर्जरी है ईयर की। जो रेयर सर्जरीज में आते हैं, जो मैंने बोला था ऑटोस्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है जिसमें कि अंदर की स्टेपीज सबसे बारीक हड्डी वो फिक्स होने लगती है। तो उसमें हम ये करते हैं कि उस फिक्स पार्ट को, स्टेपीज के सुपर स्ट्रक्चर को हटा देते हैं, इधर बाई लेज़र मेथड और बाई सिंपल कन्वेंशनल मेथड्स, और उसकी जगह फिर हम एक पिस्टन लगा देते हैं और उससे फिर वो साउंड कंडक्शन होने लगता है। भाई कोई हड्डी फिक्स हो गई है, वो हिल नहीं रही, तो हमने उसका जो फिक्स वाला पार्ट हटाया उसकी जगह पिस्टन लगा दिया। पिस्टन मतलब क्या? पिस्टन मीन्स एक प्रोस्थेसिस आती है टेफ्लॉन की, है ना, उसको उस जगह पे, उस हड्डी की जगह उसको लगा देते हैं, तो उससे वो मूवमेंट, बाकायदा साउंड का जो कंडक्शन है उससे होने लगता है। और ये जो एक चीज़ है जो ऑटोस्क्लेरोसिस, ये एक्चुअली फीमेल में कॉमन होती है और प्रेगनेंसी में ये प्रेसिपिटेट होती है। तो इसीलिए अगर हिस्ट्री है, अगर किसी को पता लगा है कि ऑटोस्क्लेरोसिस डिटेक्ट हुआ है और अगर वो अनमैरिड है, तो वी से कि आप इसको फैमिली कंप्लीट होने तक सर्जरी को थोड़ा डिले करिए, क्योंकि उस टाइम ये फिर से प्रेसिपिटेट होगा। तो जब वो फैमिली कंप्लीट हो जाए, जब पूरा वो हो जाए, तब हम फिर उस स्टेपिडेक्टमी को प्लान करते हैं। ऐसे हाँ, मेरे को याद है आपने मेरे को पहले कुछ केसेस बताए हुए हैं कान की आप सर्जरी या लोकल ओपीडी पे आप जो लोकल प्रोसीजर करते हो, उसमें मेरे को आपने कुछ बताया था कई बार लोगों के कान से कीड़े निकलते हैं, कॉकरोच। एक आपने मुझे तो खैर वो तो मैंने लाइव देखा हुआ है, मामा ने एक लड़के के कान के अंदर से इतना बड़ा कॉकरोच निकाला था, और शायद जिंदा था ना वो कॉकरोच। आई डोंट रिमेम्बर जिंदा, अगर हाँ कई बार लाइव इंसेक्ट्स आते हैं, ये बड़े दिख जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लाइव छोटी सी लाल चींटी घूम रही है अंदर, जो कई बार हमसे भी डायरेक्ट देखने में मिस हो जाती है। फिर हम ऑटोस्कोप से ध्यान से देखते हैं, तब वो दिखती है मूव करती हुई,
और वो फिर हम निकालते हैं, और इतनी छोटी, और अगर मूविंग है तो आप कैसे पकड़ोगे उसको? तो बेस्ट मेथड उसमें रहता है सिरिंजिंग, वॉश देते हैं, उसके साथ वो पानी के फ्लो के संग बाहर आ जाती है। लाइव इंसेक्ट्स भी बहुत कॉमन है, और बड़े इंसेक्ट्स जैसे एक झिंगूर निकला था, कॉकरोच, ये सब मैंने देखा हुआ है, मतलब मामा के साथी में झिंगूर देखा है, कॉकरोच देखा है। बच्चे मोती डाल के आते हैं, थर्माकोल बॉल्स डाल के आते हैं। ये इसमें ना नोज में भी बहुत मस्त मस्त चीजें निकलती है, वो मैं आपको बाद में जब हम नोज का एपिसोड करेंगे तब मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल हम कान की बातें कर रहे हैं। तो मामा ये ऑब्वियसली एक चीज जो आपने फॉरेन बॉडी की बात करी है, तो ये मैं भी बताऊंगा, क्योंकि ये जस्ट 10 दिन पहले की बात है, एंड प्रोबेबली आई डिस्कस्ड इट विद यू। कि एक पेशेंट आ रहे थे मेरे पास, 2 बार आए, और मैंने पहली बार देखा तो ब्लीडिंग की हिस्ट्री के संग आ रहे थे और सुनाई नहीं दे रहा था। देखा तो एक ब्लूइश मास, राइट, हाँ हाँ, ब्लूइश मास दिखाई दिया। हाँ, ब्लूइश मास जब दिखाई देता है तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि ये कुछ ना कुछ ब्लड वेसल रिलेटेड कोई ट्यूमर है। ब्लूइश मास कान में जब भी दिखता है, मतलब हाई जुगुलर बल्ब समझ लो, या ग्लोमस ट्यूमर्स, कई इस टाइप के ट्यूमर्स होते हैं उसमें। तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग वेसल्स से अगर कुछ है तो इट इज़ अ वेरी डेलिकेट थिंग, क्योंकि अगर जरा भी टच करा और ब्लीडिंग शुरू हुई, इट विल बी वेरी रिस्की टू कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब एडल्ट पेशेंट तो, और हिस्ट्री दे रहे हैं कि सुनाई नहीं देता है, प्लस ब्लड आता है, ब्लीडिंग की हिस्ट्री दे रहे हैं। प्रोब करके देखते हैं ऐसे कंडीशन में, कोई भी इस तरीके का मांस हो तो हम प्रोब से आसपास टच करके देखते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। तो जब टच करके देखें तो भी वहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्लड ट्रिकलिंग हो। सो इट वाज अगेन गोइंग इन फेवर ऑफ सम ब्लीडिंग मास। तो फिर ऐसे कंडीशन में हमें कंफर्म करने के लिए इधर MRI या CT स्कैन कराते हैं। वो कराया, उसमें भी एक बड़ी डाइसी सी चीज़ लिखी उन्होंने, बहुत क्लियर कट डायग्नोसिस उसमें भी बनी नहीं। हालांकि उसमें ये समझ में आ गया था कि इट इज़ नॉट इन्वॉल्विंग इनर और मिडिल ईयर। तो ये थोड़ा सा सेफ्टी, ये सब उन्होंने बता दिया था कि ये आउटर ईयर में ही कहीं कैनाल से ही आ रहा है। सो वी टुक द पेशेंट, क्योंकि अब ये समझ में आ गया कि अगर ये इनर ईयर से नहीं है तो वी कैन प्लान इट, मतलब EUM बोलते हैं, एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप, उसमें करके हम इसको प्लान कर सकते हैं। अगर कोई पॉलीपॉइडल मास है तो हम उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर, और एक चीज़ और होती है, जो तीसरी चीज़ जो मैंने डिस्कस की अपने कलीग से और सीनियर्स से, कि उन्होंने बोला कई बार फार्मर्स, वो फार्मर था पेशेंट, ये लोग खेत पे सो जाते हैं तो एक कीड़ा होता है ऐसा जो अंदर चिपक जाता है और वो खून सक करता रहता है, ब्लड सक करता रहता है और फूल जाता है, वो भी ऐसा ही दिखता है। तो आई वॉज इन वेरी मच इम्प्रेशन कि ये ऐसा ही हुआ होगा। और पेशेंट से पूछा, उसने बोला हाँ सर हो सकता है, मैं तो सोता हूँ खेत पे, जब पानी वानी डालने जाते हैं वहीं सो जाते हैं। तो हमने फिर लिया OT में, और सरप्राइजिंगली इट वाज जस्ट द इंटीरियर पार्ट ऑफ दैट ब्लूटूथ का जो रबर वाला पार्ट, ब्लैक वाला पार्ट होता है, वो था। वो निकाला, उनको दिखाया, एंड बिकॉज ये बच्चों में फॉरेन बॉडीज आर कॉमन, एडल्ट से ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो कान के अंदर ब्लूटूथ का पूरा रबर डाल के भूल जाएगा। एंड दैट टू उतने टाइम से था कि उसने आसपास की बोन जो थी उसको इरोड करना शुरू कर दिया था, अंदर वैक्स इम्पैक्ट हो रहा था उसकी वजह से, तो वो बोन इरोड होनी शुरू हो गई थी। इसलिए जैसे ही टच करते थे वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी। तो वो फॉल्स इंप्रेशन आता था कि ये कहीं ना कहीं कुछ ब्लीडिंग मास ही है। तो पेनफुल था उसके लिए? पेनफुल उतना नहीं था, माइल्ड पेन तो हमेशा ही बना रहता था, ऐसा नहीं था, सीवियर पेन नहीं था, बट उसकी मेन कंप्लेंट ये थी सुनाई नहीं दे रहा है, प्लस ब्लीडिंग हो रही है, हल्का पेन रहता है। और वो ब्लीडिंग मासेस में भी पेन मेन कंप्लेंट कभी नहीं रहती। तो ये थोड़ा सा एक अलग चीज़ थी, तो मैंने इसलिए शेयर किया अभी। तो मामा ऐसे केसेस मेरे को सुनने में बड़े मजे आते हैं, थोड़ा और कुछ भी बताओ ना, अगर ऐसे फॉरेन बॉडीज वाले, या फॉरेन बॉडीज क्या मतलब नॉर्मली भी आप जो आपके लाइफ का अभी तक का सबसे चैलेंजिंग सर्जरी कौन सी थी कान की? सबसे चैलेंजिंग कान की सर्जरी, देखिए मेरे
अपने उसमें मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हमेशा ही मेस्टॉइड सर्जरीज लगती हैं। उसके लिए पीछे कान के पीछे काट के उसको कान को ऐसे उठा के खोलना अगर आप चाहें तो एक बार YouTube में देख सकते हैं, क्योंकि कान का ये जो पीछे वाला एरिया ना, यहाँ पे ऐसे कट पड़ता है और फिर ये वाले हिस्से को ऐसे उठा के काम होता है फिर उसके ऊपर, है ना। बाकी स्टेपीज सर्जरी इज द वन ऑफ द माई फाइनेस्ट सर्जरी, बिकॉज सबसे छोटी हड्डी पे हम काम कर रहे हैं तो वो तो है ही फाइनेस्ट सर्जरी। बट इसमें रिस्क जो फेशियल ट्रॉमा का जो रहता है, फेशियल नर्व जैसा मैंने बताया ना, तो उसमें वो जो एक नर्व वीकनेस का कि भाई आप आइट्रोजेनिकली कहीं उस नर्व को डैमेज ना कर दें, वो बचा के चलना। क्योंकि कई बार जब हम काम कर रहे हैं और फेशियल नर्व डाइसेंस है, फेशियल नर्व जो रहती है एक बोनी कैनाल से अंदर जाती है, कभी कभार वो बोनी कैनाल एब्सेंट रहती है, डाइसेंट रहती है, और वो सीटी में रिपोर्ट नहीं होता है। तो वो सब समझते हुए आगे बढ़ना, तो हमेशा फेशियल मेस्टॉइड करने में एक मन में वो हमेशा फेशियल नर्व का एक डर तो रहता है। और हालांकि ये कोलेस्टेटोमा सर्जरीज होती हैं जो अनसेफ ईयर में सर्जरी होती है, उसमें हमेशा टारगेट हमेशा हमारा यही रहता है, और वो हम पेशेंट को बताते भी हैं कि मेन टारगेट इज टू मेक ईयर डिजीज फ्री। हियरिंग इज सेकेंडरी, हियरिंग मे इम्प्रूव और मे नॉट इम्प्रूव। अगर ऐसी बीमारी दिख रही है, इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव दिख रही है कि हम उसमें ऑसिकोप्लास्टी नहीं कर सकते या रिकंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते, तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पहला टारगेट रखना है कि डिजीज़ नहीं बचनी चाहिए। क्योंकि अगर वो बची और फिर से रिकर हुई तो फिर वही बोन को एरोड करना शुरू कर देगी। तो फर्स्ट टारगेट ऑफ दिस सर्जरी, मेस्टॉइड सर्जरी, इज टू मेक डिजीज फ्री ईयर। अगर उसके साथ अगर आपको ऐसा वो मिल रहा है कि अगर आपने पूरी तरह से क्लियर कर दिया, देन यू कैन डू ऑसिक्लोप्लास्टीज ईदर बाई कार्टिलेज और प्रोस्थेसिस आते हैं, किसी भी थ्रू कर सकते हैं। और कुछ सर्जरीज ईयर रिलेटेड, ईयर रिलेटेड सर्जरीज में मेजर ये 2 सर्जरीज बताई दी है हमने। उसके अलावा तो फिर देखिए कुछ ट्यूमर्स होते हैं मिडिल ईयर में, है ना, जिसमें कि सबसे कॉमन तो कहना गलत है, इतना कॉमनली नहीं मिलता, बट इसको क्लोमस टिम्पैनिकम बोलते हैं, जो मिडिल ईयर में जो हमारी मीडियल वॉल है, मतलब पर्दे के अंदर वाला जो कान है, उसमें से वो ट्यूमर अराइज होता है ना। और वो पेशेंट को उसी टाइप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उसको रिंगिंग सेंसेशन बनी रहती है पूरे टाइम। तो रिंगिंग सेंसेशन इज वन ऑफ द वर्स्ट कंप्लेंट्स विच पेशेंट कैन एवर हैव। टिनिटस हमने डिस्कस नहीं किया एक्चुअली, आप बीच में कुछ पूछना चाह रहे थे लेकिन वो बात नहीं है। टिनिटस बोलते हैं उसको, जो रिंगिंग सेंसेशन या विस्लिंग साउंड, कोई भी इस टाइप की चीज़ आती है तो उसको हम टिनिटस बोलते हैं। अब उसमें कुछ चीज़ें, कुछ कॉजेज़ जो टिनिटस के होते हैं वो ट्रीटेबल होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ट्रीटेबल नहीं होते हैं। और ट्रीटेबल नहीं वाले कॉजेज़ में मेनली एक तो नर्व वीकनेस, जो सेंसरी न्यूरल लॉस बताते हैं, उसमें भी कान में सीटी की आवाज़ चलना एक बहुत बड़ा कंप्लेंट होता है। और दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि वो पेशेंट सोने में प्रॉब्लम आती है उसको, क्योंकि जितना सोएगा तो ऑब्वियसली रात में सन्नाटा रहेगा, कोई शोर तो होता नहीं है, तो जितना सन्नाटा होगा उतना ज़्यादा वो आवाज़ परेशान करेगी। तो ये टिनिटस इज़ वेरी चैलेंजिंग थिंग। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए अभी तक कोई बहुत प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है भी नहीं। कुछ ही 1-2 ड्रग्स हैं, कैरोवेरिन आती है, वही दी जाती हैं, साथ में वही नर्व एनहांसमेंट के लिए दिए जाते हैं, न्यूरो प्रोटेक्टर्स दिए जाते हैं, यही सब चीज़ें हैं। ग्लोमस टिम्पैनिकम जो एक ट्यूमर बताया, वो दैट कम्स इन द ट्रीटेबल कॉज ऑफ टिनिटस, क्योंकि अगर आपने वो ट्यूमर पूरी तरीके से एक्सरसाइज कर दिया है तो उसका वो टिनिटस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। एक हाई जुगुलर बल्ब होता है, जुगुलर बल्ब, हाई जुगुलर बल्ब का मतलब होता है एक नस है, जुगुलर वेन रहती है यहाँ पर, जो कान के इधर नीचे से ही जाती है। कान की नीचे की हड्डी अगर डाइसेंट है, कान के कैनाल की नीचे की हड्डी, तो वो ऊपर उठ जाता है और वो कान में दिखने लगता है, कान के पर्दे के अंदर ब्लूइश कलर का बंच दिखेगा। दैट इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ टिनिटस, है ना। बाकी टिनिटस का
एक टिनिटस रिहेबिलिटेशन थेरेपीज भी होती हैं, और जब कुछ काम नहीं करता है तब फिर कई बार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि हमें अंदर जेंटामाइसिन थेरेपी, जेंटामाइसिन इंजेक्ट करना पड़ता है। जेंटामाइसिन एक्चुअली इज ए ऑटोटॉक्सिक ड्रग, वो हम अंदर इंजेक्ट करते हैं। और जो स्टीरॉयड थेरेपी मैंने बोला था, इंटरटेम्पैरिक, वो भी काम करते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, बट नथिंग इज लाइक विच विल गिव 100% क्योर टू यू। एनीथिंग कैन बी ट्राइड। कैरोवीरिन जो कैप्सूल्स हैं उसको भी इंटरटेम्पैरिक डाला जाता है। तो यही है चीज़ें। बाकी सर्जरीज पे अगर जाएँ तो अगर बहुत रेयरली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, जो कान के अंदर मतलब जो कैंसर होता है, उसमें फिर पूरा लेटरल स्कल बेस सर्जरीज होती हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा ये बोन निकाला जाता है। पेट्रस अपेक्स में सर्जरीज होती हैं। पेट्रस अपेक्स मीन्स ये इनर ईयर के जो अंदर वाला पार्ट है, एक सबसे अंदर, तो उसको पेट्रस अपेक्स बोलते हैं। कान मामा यहाँ से अंदर कितना अंदर तक जाता है? मतलब अगर हम एक ऐसे फेस सेंटर की हम ये बात करते हैं अगर, तो कान कहाँ तक आता है अगर यहाँ से ऐसे बात करें? अगर ऐसे बात करें तो इट कम्स ऑलमोस्ट अप टू, अगर हम इस एरिया से बात करें तो इससे ऑलमोस्ट 1.5-2 इंच अंदर तक, 2 इंच। तो पतले लोगों का तो होता ही 2 इंच है यहाँ से यहाँ तक, 2 इंच से तो कम है। अंदर हम यहाँ बाहर थिकनेस थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ मतलब अंदर स्ट्रेट अगर यहाँ से पाइप घुसा है, यहाँ से निकले, तो पाइप का सेंटर कहाँ पर होगा? पाइप का सेंटर कहाँ पर होगा? अरे मतलब कान ऐसे एक कान गया, ऐसे एक कान गया, वो कहीं ना कहीं तो एंड हो रहा है ना। तो वो एंड फेस की सिमेट्री में मिडल, ये जो अपना फेस का जो बीच का है, उससे कितनी दूरी पे हो रहा है? मतलब आपने तो खैर यहाँ से बोल दिया 2 इंच, बस उससे आप अंदाजा लगा लीजिए। पेट्रस अपेक्स तक जा रहा है वो, है ना, वहाँ तक है उसका एक्सटेंशन। तो वो ऑलमोस्ट यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 2 इंच अंदर तक का है। ओके, चलिए मामा, आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड एक्चुअली काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हमें आज पता चली हैं, और थैंक यू सो मच। बाकी अब हमारा जो अगला एपिसोड आएगा वो आएगा नोज़ के ऊपर। नोज़ की जो सर्जरीज की स्टोरीज़ हैं वो मुझे बहुत पसंद आती है मामा की, तो हम जब नोज़ वाली बात करेंगे तो उस पर अपन आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।